सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। आज हमने फिर से एक ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो कल का ब्लॉग मैंने पोस्ट कर दिया था, जाके आप सब चेक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक भी कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मम्मी बाज़ार से आ चुकी है। क्या लाई है सब्ज़ी में? बरबट्टी है, टमाटर है। अभी इसकी सब्ज़ी बनाएंगी और ये अंडे और वो खीरा और नींबू, उसका सलाद बनेगा। और अभी मेरा फेस वॉश ख़त्म हो गया तो मम्मी ने वापस से एक स्मॉल वाला सैंपल लेके आ गई है। गाइस देखो, मम्मी यहाँ पे सब्ज़ी काट रही है, बरबट्टी। गाइस देखो, अभी मम्मी मुझे आम की चाशनी और रोटी खिला रही है। तो गाइस, जैसा कि आज 10 मई है और आज है वर्ल्ड वाइड मदर्स डे, तो मेरी तरफ से सब मम्मियों को हैप्पी मदर्स डे। क्योंकि भले ही माँ के लिए एक दिन ज़रूर होता है, लेकिन बच्चों का माँ के बिना कोई भी दिन नहीं होता है, ये बात सच है। तो इसलिए हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ द मदर्स अराउंड द वर्ल्ड। थैंक यू फॉर रेजिंग अस, थैंक यू फॉर मेकिंग आवर लाइव्स ईजी, थैंक यू। तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और अभी का क्या सीन है कि हम दोपहर में हम सब ने लंच कर लिया था और वापस जब हम चाशनी रोटी खा के उठे थे, मम्मी मुझे खिला रही थी, तो उस वक्त का बात है जब उस वक्त 4 बज रहे थे। फिर 3 घंटे बाद फिर मैं अभी 7:30 बजे उठ रही हूँ। 3-4 घंटे बाद अभी उठ रही हूँ, सो के उठ रही हूँ अभी। तो मम्मी अभी आउट ऑफ वर्ल्ड हो गई है, पूरा सो गई है, पूरा नींद में डीप स्लीप में चली गई हैं। तो अभी हम लोग उठे हैं। अभी मैं उठी हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि आज संडे और पापा ने मुझे लास्ट वार्निंग दी थी जाते वक्त कि पढ़ना ज़रूर मेरे संडे को, नहीं मैं आके देखूँगा और नहीं हुआ जब फिर चपड़े मुझे पड़ेगी। तो इसलिए मैं अभी उठ गई हूँ 7:30 बजे, क्योंकि मुझे उठना था 6:30 बजे, बट मैं 7:30 बजे उठी हूँ क्योंकि बहुत कस की नींद आई थी, बहुत डीप नींद आ गई थी मुझे भी मम्मी की तरह। तो मैं अभी उठी हूँ, अभी पढ़ते हैं। बट जैसा भी ये देख लो, जो लीव्स बनने वाली थी वो लीव्स अभी मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि इसी पे मुझे कम से कम 2 घंटे लगे गाइस, सच्ची कह रही हूँ, सच्ची 2 घंटे लगे इसी पे। लीव्स अभी मुझे बनानी पड़ेगी, लीव्स पे और टाइम लगेगा, क्योंकि वो ज़्यादा ना डिटेलिंग काम होता है। डिटेलिंग का अभी मैं बिगिनर्स की तरह कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे और टाइम लगता है, क्योंकि मेरा हाथ उतना बैठा हुआ नहीं है, उतना प्रोफेशनल नहीं हो, इसलिए मुझे लीव्स करने में और घंटे लगेंगे और टाइम लगेगा। इसलिए मैंने किया नहीं, मम्मी ने मना किया था, कह रही थी अभी नहीं करो, बाद में करना। क्यों ना, अब उस टाइम मैं थक भी गई थी, थक गए बोलते बोलते। तो ये है मेरा ब्रश का बैग, ये मेरा पाउच है ब्रश का। इसमें मैं अपने ब्रश रखती हूँ, कलर रहता है, वाटर कलर रहता है इसमें और ब्रशेस रहते हैं। इसमें मैंने पिछवाई पेंटिंग की है, इसका नाम, मैंने ये आर्ट जो होता है ना, ये जिस कैटेगरी में होता है इसका नाम है पिछवाई पेंटिंग। पिछवाई पेंटिंग ये कहाँ से, किस रीजन से ये मुझे पता नहीं, बट इसका नाम पिछवाई पेंटिंग है। और ये मैंने पिछवाई पेंटिंग की थी। अच्छी लग रही किसी को तो बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है। 10 आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे आप, बता देना। ये क्यों आजकल का क्या सीन है ना गाइस, जो मुझे मिलता है मैं उस पर कलर कर देती हूँ, जो मुझे मिलता है, जो मुझे मिलता है उस पर कलर कर देती हूँ। अभी मम्मी का एप्रोन वहाँ लटका हुआ है, टांगा हुआ है। मैं उसको पूछ रही हूँ कि वो किस कैटेगरी का फैब्रिक है, कॉटन है, सिल्क है, क्या है, क्योंकि ऑर्गेन्जा कॉटन सिल्क होता है ना गाइस, मैं तो मैं कर देती हूँ उस पर। मगर मम्मी कह रही ना वो तुम्हारे लायक का नहीं है, वो शर्ट गंजी वाला जो कॉटन फैब्रिक होता है वो उसका है, तो उस पर तुम कलर नहीं कर सकोगे। क्योंकि मम्मी का क्या है ना गाइस, बहुत मम्मी आजकल मेरे पे गुस्सा है। क्यों है? क्योंकि ये देखो, जो मैंने दीवार पे कलर किया, अभी मैंने इस पे कलर किया, फिर मैंने कुर्ती पे कलर किया, तो जो सब चीज़ मैं कलर करते जा रही हूँ, मम्मी को बड़ा दिक्कत वाला काम लगेगा। क्योंकि अभी मेरी मम्मी मुझे वार्निंग दे कर, अभी मम्मी को हर जगह हर टाइम घबराहट हो रही है, क्योंकि ना मैं वॉल पेंटिंग करती हूँ, दीवार में मैंने पेंट कर चुका है। अब मम्मी को डर लग रहा है कि मैं कहीं वापस ना दीवार पे पेंट कर दूँ, क्योंकि सब मम्मी को डर लगता है पूरे दीवार में मैं पेंट कर दूँगी, मम्मी को लगता है, और ऐसा हो भी सकता है। अच्छा उन्होंने वार्निंग दी है, वरना मैं कर भी देती ना। 11 बजे तक मैं पोस्ट करूँगी एडिट करके। ऐसे आजकल क्या है ना गाइस, मेरा फ़ोन बहुत हैंग करता है ये सब एडिट करने में। जैसे मैं कैपकट, इनशॉट ये सब मैं एडिट करती हूँ तो फ़ोन बड़ा हैंग करता है। एक बार एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट ही नहीं होता है, दोबारा आप चेक करोगे एल्बम में जाके देखोगे एक्सपोर्ट नहीं हुआ, फिर मुझे दोबारा लोडिंग करके एक्सपोर्ट कराना पड़ता है और फिर पोस्ट करना पड़ता है। पोस्ट करने में भी इतनी दिक्कत है नेटवर्क टावर की, कि रात को नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है। इसलिए मुझे इस रूम में आके कभी कभी करना पड़ता है, कभी कभी उस रूम में भी करना पड़ता है।
तो गाइस अभी मैं पढ़ रही थी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। ये हमारे हिंदी के चैप्टर में है, तो मैंने कुछ नोट्स लिखे थे इसके बारे में। मैं क्या करती हूँ ना, ब्लॉग में भी शेयर कर देती हूँ ऐसे, क्योंकि ना सबको नॉलेज पड़ेगी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि ना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है भारत में। अगर वो अभी भी रहता, वो डिस्ट्रॉय ना होता, तो हमारा भारत ना इतनी उन्नति की सीढ़ी में चढ़ जाता ना कि क्या बोले। क्योंकि उसमें जब ब्रेवनेस बहुत होती थी लोगों की, उस समय में शिक्षा प्राप्त करना एक लग्जरी वाली बात थी, और लग्जरी प्रोवाइड भी की जाती थी। तो सोचो हमारे भारत में कितना मतलब ये था, इम्पोर्टेंस वो बहुत रखता है इंडिया की हिस्ट्री में नालंदा विश्वविद्यालय। प्रस्तुत पाठ भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा हमारे इतिहास की एक गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करता है जिसमें हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखलाई पड़ता है। तो ये थोड़ा संस्कृत टाइप थोड़ा मिक्स्ड है, तो वो तो किसी किसी को समझ नहीं आएगा। तो प्रस्तुत पाठ मतलब जो प्रीवियस चैप्टर भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा है, वो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये सब मैंने बहुत चीज़ों को समेटे हुए, मतलब इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म सब इसमें रखा हुआ है। महावीर भगवान महावीर, भगवान बौद्ध जी भी थे इसमें। तो सबकी चीज़ों को, सबकी गाथा को समेटे हुए था। गाथा मतलब लाइफ स्टोरी और भी बहुत कुछ। तो यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश कर, तत्कालीन शिक्षा मतलब उस समय की ओल्ड एज शिक्षा जो होती थी, वो जैसे मैंने कहा था कि वो उस समय में शिक्षा प्राप्त करना बहुत एक लग्जरी एक्सपेंसिव होता था, रेयर था। तो उस समय की शिक्षा मतलब बताता है, झांकी पेश करता है इतिहास में, हिस्ट्री में, जिसमें हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखलाई पड़ता है। विद्या केंद्रों मतलब सभी एकेडमी कॉलेज होता है ना, उस समय की विद्या केंद्रों मतलब विद्यालय, वो सब का बताता है, आपको स्वरूप दिखाता है, एक फ्लैशबैक दिखाता है। तो नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है। ये सब बहुत मतलब आपको ना दिखा देगा इतिहास में, ये इतिहास नहीं संस्कृत में आप लोगों को बहुत कुछ लिख के दे देगा, बट सेम टू सेम एक ही पॉइंट है कि नालंदा बहुत इंपॉर्टेंस रखता था हमारे भारत के इतिहास में। ये सच्ची बात है, ये सच बात है। तो नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। ये बात सच है कि नेशन वर्ल्ड वाइड फैल चुका था। नालंदा विश्वविद्यालय की बातें जो थी ना, वर्ल्ड वाइड इतना फेमस था भाई, इतना फेमस था, क्योंकि वो ज़्यादा शिक्षा मतलब एजुकेशन पे वो बहुत उन्नति कर चुका था। एक सीढ़ी थी ना, उसमें बहुत ऊंचा तक चढ़ चुका था। तो इसलिए उसके बारे में ऑल वर्ल्ड वाइड भी सब जानते थे, सब जानते थे। और उसी वजह से वो डिस्ट्रॉय भी हुआ था। उसका कारण मैं उतना नहीं पढ़ रही हूँ, उतना मैं बताऊँगी मैंने, क्योंकि लोग जो जेलस होते हैं ना, वो हर चीज़ डिस्ट्रॉय करने जाते हैं। चाहे वो अपने ही भारत, अपनी कंट्री को उन्नति पे पहुंचा सकता है, बट वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो नालंदा की वाणी, ये तो मैंने बता दिया था, उस बात तक फैली, नेशन वर्ल्ड वाइड फैली थी। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। मतलब 600 वर्षों तक, 600 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय एशिया का पुरातन विद्यालय बना रहा। गिरिवच या राजगृह नामक स्थान में थी। वर्तमान नालंदा उसी राजगृह के तप्त कुंडों से 7 मील उत्तर की ओर था। मगध की प्राचीन राजधानी वैभार, मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वैभार, उससे 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई, बीच में मध्य में 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिवच या राजगृह भी नाम है उसका, गिरिवच या राजगृह नामक स्थान, उसी के तप्त कुंडों से 7 मील उत्तर की ओर नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता है। ये मैंने भी आप लोग को बताया था कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता था। उनकी लाइफ स्टोरी भी इससे मैच थी। कहते हैं भगवान बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रवारिकों का आम्रवन था। मतलब आम्रवन मतलब होता है ना, कई जगह में आम के जो पेड़ में आप देखोगे, गांव के आम के पेड़ में सब बसते, मतलब सब बैठ जाते हैं आराम करने के लिए, उसको आम्रवन कहते हैं। तो वो एक किस्म का आम्रवन था गांव के प्रवारिकों, गांव के लोगों के लिए। तो जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र गौसाल की भेंट हुई थी। नालंदा में जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में भगवान महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र गौसाल की एक साथ भेंट हुई थी, मतलब मिलाप हुआ था, समझा जाता था। तो जहाँ महावीर ने 14 वर्षवास व्यतीत किए, सूत्रकुतान के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक
लेप ने धन धान्य शैया आसन रथ सुरवान आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया था। मतलब सूत्र कृतांग के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक, मतलब एक अमीर इंसान था, नागरिक था, तो उसने लेप ने धन धान्य मतलब पैसे जवाहरात ये सब से, शया से मतलब आपको एक शेल्टर से, आसन मतलब ये थ्रोन जो होता है नहीं है, राजा हो गई, ये होता है आसन होता है, रथ, ये सब देख के भगवान बुद्ध का स्वागत किया था और उनका स्टूडेंट भी बन गया था। शिष्य बन चुका था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर भगवान बुद्ध को दान में दी थी। तो ये इसका मेन बर्थ जो नालंदा का मेन ये हुआ था, स्थापित नालंदा जब हुआ था, इसका मेन सोर्स था जनता के दान उधार से। जब जनता भगवान बुद्ध को भूमि खरीद के दे दी थी अपने धन दाने से, तो इसका ये सोर्स जो था 500 व्यापारियों से हुआ था। इसका जो ओपनिंग था 500 व्यापारियों के दान से हुआ था। यहाँ के विहारों की पंक्तियाँ के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे। तो यहाँ के ये विहारों मतलब जो कॉलेज जैसे होते थे, विश्वविद्यालय में वैसे एक एक कुंड बना रहता था जिसमें स्टूडेंट्स रहते थे। एक एक छोटा छोटा कमरा सबको दिया जाता था। एकदम बहुत छोटा कमरा रहता था, एक विद्यार्थी के लिए एक छोटा कमरा। उसमें छत रहती थी लेकिन दरवाजे नहीं रहते, दरवाजा खुला रहता था। एक लैंप रहता था उसमें, लैंप जैसे उस समय के लैंप लाइट रहती थी। उस समय तो बहुत किस्म से बनता था, हम लोग भी लैंप लाइट कहेंगे, तो उस समय में रहती थी उजाला करने के लिए। उसमें एक विद्यार्थी रहता था और पढ़ता था। तो वो जो वहाँ के शिखर थे वो ऊंची ऊंची वादियों को छूते थे। ऊंची ऊंची वादियों मतलब बादलों को छूते थे, वादियों को, मतलब ऊपर उसका कोई लंबाई का यही नहीं था, लंबाई का कोई मेजरमेंट नहीं था। बहुत ऊंचा ऊंचा रहता था, ऊंचा ऊंचा बिल्कुल रहता था। तो वही बादलों को छूते थे। सुनहरे और लाल कमल रहते थे वहाँ पे। सरोवर रहते, पानी के सरोवर रहते थे। पानी के जैसे तुलसी का भी रहता है वैसे ही पानी के सरोवर भी रहते थे छोटे छोटे। उसमें ना ये रहते थे, सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। सुनहरे और लाल कमल फूल उग जाते थे ऐसे करके। तो वो भी एक पीस का साइन है। कमल जो होता है वो पीस का साइन होता है। कुछ लोग उन्हें कमल को गलत ये व्यवहार करते हैं, बट पीस का साइन होता है। तो पहले ज़माने में उसे उगाया जाता था। अभी भी उगाता था, जो गार्डनर होते हैं वो उगाते हैं, सब नहीं उगा सकते। मैं भी सोचती हूँ उगाने का, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कमल। जैसे मैंने अभी किया इसमें पिछवाई पेंटिंग में कमल किया, और भी बहुत फ्लावर्स मुझे पसंद है। मेरी मम्मी को रोज़ बहुत पसंद है क्योंकि मेरे पापा उन्हें देते हैं। बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी। आम्र कुंज मैंने अभी बताया, आम्र वन मतलब आम के पेड़ों की छाया थी। उसमें लोग आराम करते थे। आम के पेड़ की छाया बहुत अच्छी होती है। मेरी मम्मी भी, जब मैं गांव जाती थी नानी घर दादी घर ये सब, तो आम के पेड़ की छाया में हम लोग आराम करते थे शाम के वक्त। तो वो बहुत, आप देखोगे ना, एक पीस, एक ये लगेगा आपको ना, साइलेंस एक फील होगा उसमें ना। छोटी छोटी कोयल की आवाज़ आएगी, ठंडी ठंडी हवा चलेगी। तो वो बहुत एक होता है, नेचर आपको बहुत शांति देता है। नेचर, हमेशा नेचर से अटैच रहिएगा। कोई भी चीज़ छोड़ दीजिए, नेचर से अटैच रहिए। नेचर बहुत अच्छा होता है। यहाँ के भगवानों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। नहीं ना, यहाँ के भगवानों के शिल्प मतलब जैसे स्टैचू, शिल्प, इसको भी शिल्प ही कहते हैं। ये जो शिल्प ये इसको भी शिल्प कहते हैं। ये आर्ट को, ड्राइंग को, ये सब। तो स्टैचू भी एक आर्ट होता है, ऐसे बनाना शिल्प को। जैसे आप लोग कहीं भी जाके देखो, कैसे विश्वविद्यालय में जाके देखो, नालंदा विश्वविद्यालय में घूम, अभी है बिहार में, तो घूम भी सकते हो आप जाके, ऐसे कुछ भी देख सकते हो। वहाँ पे स्तूप बने हैं, शिल्पी बनी हुई है भगवानों की, ये सब। तो वो सब जो देखने में बहुत आश्चर्य होता था, जैसे स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। बहुत इनक्रेडिबल स्टाइल से बनाते थे लोग। अभी भी जो हमारे कंट्री से जो आउट ऑफ कंट्री है, हमारे जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं, अभी भी देख के आश्चर्य करते हैं कि ये सब कैसे बना लेते हैं। तो इंडियंस जो होते हैं ना, काफ़ी एक स्मार्ट होते हैं, काफ़ी एक मतलब विचारक होते हैं। तो हम लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं इंडियंस। कहते हैं ना, प्राउड होता है, प्राउड मोमेंट होता है। तो हम लोग बहुत एक क्रिएटिव होते हैं, इंडियंस बहुत क्रिएटिव है। जैसे इंडियन आर्ट होता है, जैसे ड्राइंग में भी इंडियन आर्ट होता है, ये सब लोग जानते नहीं। पिछवाई आर्ट, मधुबनी आर्ट, कोलकी आर्ट, ये सब कोई नहीं जानता है। मिनिएचर आर्ट, मुगल पेंटिंग, ये सब कोई नहीं जानता है। टैगोर आर्ट, टैगोर पेंटिंग्स, ये सब मैंने हमारे कंट्री के बाहर जाकर वो लोग कोई नहीं जानता है। तो वो लोग जानने की कोशिश करते हैं कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। और हम तो बताने वाले नहीं, क्योंकि ये सब जो है ना, ये इंडिया ही में रहना ठीक है। क्योंकि आप बाहर जाओगे तो लोग इसे बिगाड़ देंगे। बाहर जाने से ना ज्ञान जब बाहर जाएगा, हमारे अब घर से देखो, घर की बातें बाहर बताओगे तो लोग बिगाड़ देंगे उसे। तो वैसे ही होता है। तो बाद में बता रहे वो सब।
उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियाँ थी, जैसे मैंने बनाया मूर्ति स्टैचू, तो उनमें अलग अलग प्रकार के अलंकरण ड्राइंग सब होते थे। वैसे पत्थर से ड्राइंग करते थे लोग, ऐसे ऐसे खींच खींच के उसमें एक स्कल्पचर बन जाता, स्कल्पचर बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, तो काफ़ी अलग अलग प्रकार की बनती थी, अनेक प्रकार की बनती थी, रेयर टाइप्स की बनती थी। और आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी निश्चित बना दिए गए थे। भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त नित्य प्रति के भव्य के लिए 100 गांवों की आय अक्षय निधि के रूप में समर्पित की गई थी। इत्संग के समय में यह संख्या बढ़कर 200 गांवों तक पहुंच गई थी। उत्तर मैंने वहाँ से मतलब दान लिए थे, तो वहाँ से ना मैंने ये जो टीचर्स लोग थे वहाँ से जाके दान लेते थे गाँव से। ये अभी कहा गया कि क्या इत्संग जो अभी बोले कि इत्संग जो इस समय के था चीनी यात्री था, उसके समय में ये संख्या बढ़कर 200 गाँव हो गए थे। 200 गाँव से दान लेते थे, 200 गाँव से मतलब वो लोग दान देते भी थे भैया, क्योंकि उनके बच्चे भी तो पढ़ने जाएंगे, उनके बच्चे भी तो कोई बड़े बड़े ये बनेंगे, तो दान देते थे। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इन तीनों राज्यों ने नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया था। पर्याप्त भाग मतलब अर्थव्यवस्था उनकी उन्नति करने के लिए वो लोग भी जो दान देते थे उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। तो कौन कौन थे? उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, बंगाल। बिहार में तो वैसे था ही नालंदा, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल भी था। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ बंगाली एज माई सिटी ऑल्सो हेल्प इन दिस वर्क ऑफ चैरिटी। तो इन तीनों राज्यों ने भाग लिया था। बंगाल के महाराज धर्मपाल देव जो थे और देवपाल देव के समय के ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई थी। उनके समय की जो ताम्रपत्र क्या होता है मुझे पता नहीं, कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में तो बता सकता है, क्योंकि मुझे पता नहीं भैया। और जो मूर्तियां थी उस समय की, उनके जगह की, बंगाल की, धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय की, तो वो भी प्राप्त हुई थी। इससे भी ये सच्चाई प्रकट होती है कि उन लोगों ने इसके भाग लिया था और लोगों से भी ये सच्चाई प्रकट होती। नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। शिक्षा क्रम मतलब जैसे ना स्टडी रूटीन होता है, वो सब बहुत व्यवहारिक तरीके से, बहुत बुद्धि से तैयार किया था। ठीक है, बुद्धि लिखा हुआ भी बुद्धि से तैयार किया गया था। उसे पढ़कर विद्यार्थी दैनिक जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करते थे। मैंने अभी बोला था स्टूडेंट्स जो थे ना वो बहुत सफलता प्राप्त करते थे, सक्सेस होते थे लाइफ में वो उधर से पढ़ के दैनिक जीवन में। तो वो लोग ऐसी चीज़ें पढ़ाते भी थे कि उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप देखेंगे अभी किसी के स्कूल में होगा, प्री मेडिकल टेस्ट होगा, प्री मेडिकल आपको शिक्षा दी जाएगी, लेक्चर आएगा, लेक्चर बताया जाएगा, डॉक्टर्स आएंगे, खुद प्रोफेशनल डॉक्टर्स आएंगे, वो बताने कि ऐसे करना है, कहीं पे चोट लग जाए क्या बैंडेज लगाना है, हड्डी टूट जाती है क्या करना पड़ता है। तो वो सब जो होता है आपके दैनिक जीवन में काम आता है, कभी भी इमरजेंसी में काम आ सकता है भाई, कोई भी कहीं भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। मेरे भी स्कूल में हुआ था, अभी तक उन्होंने मेरी डिग्री नहीं दी। उन्होंने कहा था कि बुक्स मिलेंगी, डिग्री मिलेगी, कुछ नहीं मिला। अभी मुझे मेंशन करना पड़ेगा सर से जाके कि सर हमारी डिग्री क्या हुई, आपने कहा था मिलेगी, वो सर्टिफिकेट मिलेगा, बुक्स मिलेंगी पढ़ने के लिए, बैंडेजेस मिलेंगी बांधने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो सब मैं मांगूंगी, मेंशन करूंगी सर से बाद में। मैं तो मॉनिटर हूँ नहीं भैया, मॉनिटर का ये सब काम होता है, बट मैं बोलूँगी क्योंकि मेरा भी हक है, मैं भी स्टूडेंट हूँ। उसमें 5 विषयों की शिक्षा वहाँ अनिवार्य थी। मतलब मैंने 5 विषयों मतलब 5 सब्जेक्ट की जो शिक्षा मतलब स्टडी थी वो ज़रूरत थी, वो वहाँ पे ये थी, इम्पॉर्टेंट थी। उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई, पढ़ना ही पढ़ने से आप लोगों को बोलोगे ना, कोई बोलेगा मुझे मैथ्स नहीं पसंद, कोई बोलेगा हिंदी नहीं पसंद, लेकिन रियलिटी जो है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये तीनों तो इम्पॉर्टेंट है ही भाई, इम्पॉर्टेंट है ही। और जो बंगाली वेस्ट बंगाल बोर्ड से होते हैं उनके लिए तो बंगाली भी इम्पॉर्टेंट है बहुत, है ना। तो वो इन लोग के लिए भी 5 विषयों की 5 सब्जेक्ट की शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट थी। शब्द विद्या या व्याकरण, जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण ग्रामर। तो शब्द विद्या मतलब शब्द को समझना, ये सब करना, तो इससे भाषा समझ सकते हैं। कि मैं हिंदी बोल रही हूँ, मुझे बांग्ला सीखना है, बांग्ला सीख के मैं भाषा का जो ये होता है वो मैं बाउंड्रीज को क्रैक कर सकती हूँ। तो उसके लिए भी पढ़ते थे। ये एक शिक्षा हो गई, ये एक सब्जेक्ट हो गया शब्द विद्या। हेतु विद्या या तर्क शास्त्र, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। तर्क शास्त्र, सॉरी मुझे नहीं पता, बट हेतु विद्या या तर्क शास्त्र था, कोई सब्जेक्ट था।
तो रख सके प्रत्येक पद को रख सके। जो कोई भी जानता हो भाई मुझे कमेंट में प्लीज़ बता देना, क्योंकि मुझे नहीं पता है। मैं ही पढ़ रही हूँ, मुझे ही नहीं पता, मुझे पता रहने से ना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो प्लीज़ कोई भी बता देना, प्लीज़ कोई भी बता देना, मैं समझ जाऊँगी, वरना फिर ना। चिकित्सा विद्या, चिकित्सा विद्या जैसे सीख कर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके। चिकित्सा विद्या मतलब जैसे वही मैंने भी बोला, प्री मेडिकल ये सब होता है जो, उसको सीख कर ना जो स्टूडेंट ना वो खुद की लाइफ, खुद के हेल्थ को, मैंने बच्चे खेल रहे हैं बाहर में, तो वो खुद की लाइफ को, खुद के हेल्थ को देख सकता है। सभी हम लोग बताया कि कैसे शुगर होता है, कैसे डायबिटीज़ होती है, तो अपने पेरेंट्स की लाइफ को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली के अपने खुद स्वस्थ रख सकता है। वो माने ना माने, मैं उन्हें बताऊंगी, वो उन्हें समझाऊंगी, है ना, ऐसा होता है ना, तो समझा सकते हैं। तो एक बच्चा होता है, उसे पढ़ाना ज़रूरी है ये सब। तो उन लोगों के सब्जेक्ट में होता था तय, क्या नाम था इसका, चिकित्सा विद्या, चिकित्सा विद्या। एवं दूसरों को भी निरोग बना सकते हैं तथा शिल्प विद्या ने, इसको साइड करो, निरोग बना सकते हैं। मैंने बोला ना निरोग मतलब दूसरों को भी, अभी बोला मैंने फैमिली में सबको ठीक कर सकते हैं हेल्थ, तो दूसरे के हेल्थ को भी सुरक्षित रख सकते हैं। शिल्प विद्या, एक ना एक शिल्प को सीखना वहाँ अनिवार्य था। एक ना एक, पांचों में से एक एक तो जरूरी सीखना पड़ेगा भाई, नहीं तो तुम कुछ ही मत सीखो, तुम कुछ ही मत सीखो। मेरा क्या सपना, मैं कुछ ही मत सीखूँ, मैं सिर्फ ड्राइंग करती रहूँ, मैं सिर्फ ड्राइंग करती रहूँ। गाइस ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा जिसमें सिर्फ ड्राइंग रहे ना, सिर्फ ड्राइंग, तो प्लीज़ मुझे कॉन्टेक्ट करके बता देना, ठीक है। जिसके द्वारा छात्रों में व्यावहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। इन चारों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे, ठीक है। कहाँ थे हम, एक तो मैं लाइन भूल जाती हूँ कहाँ सेंटेंस में पढ़ रहे थे, पसीना बड़ा हो रहा है मुझे, गर्मी लग रही है। मैं सच्ची कह रही हूँ गाइस, मैंने पंखा ऑन नहीं किया। मैं ये सब पूरा वैसे नहीं कर सकती हूँ ना, इसलिए मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने पंखा ऑन नहीं किया। पंखे के बिना मैं पढ़ रही हूँ ना, बहुत बिल उठता है गर्मी और टाइम में। पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है ना, बच्चों को समझनी पड़ती है, समझनी चाहिए भी, क्योंकि ना आप देखो, आप एकदम पूरे खुले आम खर्च करते रहोगे, पंखा बिजली सब खर्च कर। फिर मैंने लाइट ऑन की, बड़ी वाली लाइट, मैंने पापा कहते हैं ऑन करने, जब पढ़ती हो तो बड़ी वाली लाइट ऑन करो। ड्राइंग करने समय भी वही लाइट, मैं करती नहीं होगा, सच्ची कह रही हूँ, मैं अभी पापा के सुनने में ही करती हूँ, तो वो भी मेरा दिल नहीं करता है। फिर पंखा ऑन करने में मम्मी भी कहती पंखा ऑन करके पढ़ा करो, ये क्या है। दूसरे रूम में पढ़ती हूँ ना, मम्मी दूसरे रूम में सोती हुई, उस टाइम मैं उस रूम में अभी लाइट ऑन करूँगी, मम्मी को सोने में दिक्कत होगी। अभी मैं जो बात भी कर रही हूँ उसमें भी दिक्कत होगी, तो सोने में इंसान को दिक्कत होती है, तो मैं इस रूम में पढ़ती हूँ, तो पंखा ऑन नहीं करती हूँ। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है ना, बच्चों को समझनी पड़ती है, समझनी चाहिए भी। जो रिच बच्चे होते हैं, स्पॉइल्ड किड्स होते हैं, स्पॉइल्ड बोलते हैं ना उसको, कि जो ज़्यादा जल्दी होते, ज़्यादा मैंने उनको जो चाहिए हो जाता है, तो वो लोग समझेंगे नहीं है इस बात को। एसी में रहेंगे भैया, ये रहेंगे, मेरी दोस्त भी है वैसे ही, बहुत एसी वैसी में रहती है, बहुत ये करती है, तो नहीं भैया हम वैसे नहीं हैं, हम गरीब इंसान हैं, गरीब इंसान हैं, वेरी 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 पोर, वेरी पोर, वेरी पोर। बट क्या कहें, दिल अमीर रहना चाहिए, दिल रिच रहना चाहिए भैया, है ना। ज़िंदगी तो कभी भी बदल जाती है। तो आज तक हम यही पढ़ेंगे, मेरा सच्ची कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ, इतने तक मैंने लिखा था, आधी इतनी स्टोरी मैंने लिखी थी। अब मैं इसके बाद जब क्लास से लिख के आऊँगी तो मैं आधा वापस आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ वापस नोट्स लिखने, जो मेरे मैम ने व्हाट्सएप में भेजा है, तो मैं वो सब नोट्स लिख रही हूँ फिज़िक्स का। ये सब मैंने स्टिकर्स बनाए थे, देखो ये उल्टा क्यों दिख रहा है, अच्छा मैं कैसे दिखाऊँ, अच्छा वही तो हो गया उल्टा, अच्छा उल्टा दिख रहा है, कोई बात नहीं, वैसे आप फ्लिप करके देख लेना, मैं फ्लिप करना हो तो ये सब मैंने स्टिकर्स बनाए थे। ये है माओ माओ फ्रॉम द अपोथेकरी डायरीज, तो ये माओ माओ है, और ये जो माई हीरो अकेडमी है वहाँ से डेकू है, और ये ककाशी, सभी जानते हैं ककाशी है। ये सब मैंने स्टिकर्स बनाए थे, इसमें बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये सब जर्नलिंग, क्या कहते हैं सर, जर्नलिंग ना, मैं करती तो हूँ, ये मेरी ट्यूशन कॉपी है, बट तभी मैं बना लेती हूँ, ये टाइम पास लगा रहेगा। जो मेरी टीचर है वो भी देख के हंसेंगी, थोड़ा हंसी मजाक का माहौल बना रहेगा। ये आन्या है फ्रॉम द स्पाई एक्स फैमिली, मुझे ये बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट कैरेक्टर है भैया, क्यों ना, ये ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, कुछ भी बोल देती है सीधा मुँह, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत। और है ये एक साइंटिस्ट, ये एक फादर ऑफ विच नहीं कुछ थे, तो मैंने इनकी वीडियो में टकले अंकल सॉरी रियली सॉरी, ये मैंने बनाया था। तो बस इतना ही मैं जानती थी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, बस इतना कहना चाहती हूँ
बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। देखो कुछ भी आप जीवन में, कुछ भी आप कहीं पे जाओ ना, मतलब शौक से कहीं आप जा रहे हो, हिमालय घूमने जा रहे हो, कश्मीर घूमने जा रहे हो, दार्जिलिंग घूमने जा रहे हो, जाओ ठीक है, जाओ ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर आप ना ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो, आप आर्ट वार्ट में ये सब, तो म्यूजियम जाओ, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब जगह जाओ जो मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस जगह आप मैंने लिटरेचर में रहो, तो लिटरेचर में जो ज़्यादा हिस्ट्री में रहते हैं ना, मैं भी हिस्ट्री में ज़्यादा ये रहती हूँ, ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सब मुझे बहुत पसंद है, साइंस नहीं पसंद, साइंस नहीं पसंद। तो वो सब में आप जा सकते हो घूमने, क्यों ना, आप लोगों का बहुत अच्छा ये भी रहेगा, आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी। आप कोई भी बात, माने कोई भी इंसान बात कर रहा हो उस वक्त, तो आप उसे आंसर कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, आपको उसमें सोचना ही नहीं पड़ेगा ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, मैंने तो कभी सुना नहीं। तो वो सब जगह ज़्यादा जाना अच्छा है। और मैंने परसों क्रीम लगाई, मैं उसकी क्रीम वाली वीडियो नहीं बनाई जाओ, तो मैंने परसों भी क्रीम लगाई थी। मैंने जो क्रीम, मैं दिखाऊँ क्या, मैं दिखा रही हूँ, ला के दिखा रही हूँ, वेट मैं ला के दिखा रही हूँ। मैं लगाऊंगी नहीं, बट मैं दिखा रही हूँ, मेरी मम्मी ने आज मना किया, एक एक दिन पर डे नहीं, वीक में एक दिन छोड़ के करना है, एक दिन छोड़ के आपको लगाना है। नाइट में, दिन में भी लगा सकते हो, दिन में ज़्यादा नहीं ठीक रहेगा, नाइट में आप रहे ना ओवर स्टे करके नैप लोगे जब, तो वो लगा सकते हो। यहाँ एक्ने, यहाँ एक्ने, यहाँ एक्ने, पूरा फेस में एक्ने भर चुका है, पूरा फेस में एक्ने भर चुका है। क्यों होता है गाइस? हार्मोनल डिसबैलेंस से मैं जानती हूँ। अब डॉक्टर बोला डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगी, क्या है, तब तो हजम हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। हाँ ये है, ये है, फिर उल्टा देख रहा है, ये तो क्यों होता है, ये क्या जल्दी से, ऐसा क्यों होता है भैया? फिर उल्टा देख रहे हो, देखो अभी कोई पढ़ नहीं पड़ेगा, मैं नाम बता दे रही हूँ, ठीक है। बर्बेरिस क्रीम फॉर एक्ने एंड डर्मेटिटिस फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, होम्योपैथिक मेडिसिन। अल्कोहल है, अल्कोहल है, हाय शराबी, क्या शराब शिट, इसमें अल्कोहल है भाई। मुझे तो अल्कोहल गंदा होता है ना, पता नहीं। इसका दाम है 90। मुझे तो 100 लिया डॉक्टर ने, 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। ये तो गलत बात है डॉक्टर जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ गिव मी माई 10 रुपीज़ बैक। डोंट डू दिस, दिस इज़ प्योर अनफेयर, दिस इज इनजस्टिस। आई विल गो टू कोर्ट एंड रिपोर्ट यू। बॉडी दिखाओ, ओ नो साइड, ये क्या है ना, मैं पतली बहुत हूँ, क्या करते हैं। हाँ क्रीम तो ठंडी है, क्यों ठंडी पता नहीं। हाँ तो यही क्रीम है, देखो एक क्रीम है, एक क्रीम है गाइस। मैं आप लोगों को सजेस्ट कर, अभी नहीं सजेस्ट कर रही हूँ, अभी जब मैं इसका ये देख लूँगी, आफ्टर मैं देख लूँगी, इसका रिजल्ट देख लूँगी, तब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, ठीक है। तो वापस मैं नोट्स बना के जब मम्मी को उठा दूँगी, तो मैं आप लोगों को डिनर दिखाऊँगी, फिर देन वी विल एंड आवर ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना भाई। और अगले ब्लॉग तक, तब तक हम मिलते हैं, तो देन नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलेंगे फिर से वापस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।